कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, जहां राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अखंडता के महत्तम प्रतीक सावरकर पर टिप्पणी की। वहीं आज संसद में कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया। इस पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। काले कारनामे, फिर काले कपड़े और अब ये काले जादू तक जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में इतना अहंकार है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी और कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। एक व्यक्ति की वजह से ये सत्र नहीं चलने दे रहे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी सेलुलर जेल में काटी। क्या वे कभी सेलुलर जेल गए हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार सेलुलर जेल जाके देखे, तब उन्हें पता चलेगा कि सावरकर क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानून के तहत लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हुई, लेकिन कांग्रेस के ऐसे लोग जिनके लिए गांधी परिवार सब कुछ है, वो हाहाकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे गांधी परिवार को भारत की न्याय प्रक्रिया, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर मानते हैं। सांसद ने कहा कि गांधी को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और नेता का ना संविधान में विश्वास बचा है, ना संस्था में। देश के पीएम के लिए जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना और पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान करना ये गलत है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के नेपाल में छिपे होने की आशंका है। इस आशंका के बीच भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार भगौड़े अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति ना दी जाए। नेपाल के एक अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने काउंसलर सेवा विभाग को भेजे पत्र में सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि अगर अमृतपाल तीसरे किसी देश भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। बता दें कि अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। संसद में हंगामा और नारेबाजी के बीच ही जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट के साथ फाइनेंस विधेयक को भी पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश किया था और ये ध्वनि मत से पारित हो गया। उच्च सदन की बैठक में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो आवश्यक दस्तावेज सुबह सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया है और उन्हें मान लिया जाए। इस दौरान राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट भी पारित कर दिया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा था। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी के अंत तक का समय दिया था। बता दें कि 9 सितंबर 2022 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया था। आज एक बार फिर से बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 30 मार्च को राम नवमी का महापर्व है। उस दिन पूरा देश सनातन संस्कृति को मानने वाला हर नागरिक राम नवमी का त्योहार मनाता है। उन्होंने कहा कि उस दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने छुट्टी भी नहीं दी और धरना प्रदर्शन घोषित कर दिया। ऐसे शुभ दिन पर ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया है। अवैध घुसपैठियों की संख्या वर्ष 2011 में 5 लाख के आसपास थी। आज अवैध घुसपैठियों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हो चुकी है और यह आंकड़ा 45 लाख पहुंच चुका है। दिल्ली के चर्चित आबकारी निधि घोटाला मामले में आज सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली कथित शराब घोटाला केस के जो भी अन्य मामले हैं, उन्हीं मामलों के साथ की कविता की याचिका को भी टैग कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के कविता की याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। बता दें कि कविता ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाने का विरोध किया है।
देश में कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि 134 दिनों में यह संख्या सबसे ज्यादा है। इस समय दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। इस बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को फिर ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट पर जोर देने के लिए कहा है। टीकाकरण में तेजी लाने की बात भी कही गई है। सरकार ने एडवाइजरी में लोगों से भीड़-भाड़ और बंद स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर 10 और 11 अप्रैल को पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में मॉक ड्रिल का भी आयोजन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सीएएफ के एक जवान पर हमला कर दिया। हमले में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव शहीद हो गए। पुलिस अध्यक्ष आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि शहीद जवान पर हमला उस दौरान हुआ जब वे सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए तीमेनार कैंप से निकले थे। नक्सलियों ने एटेपाल कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर टेकरी में आईईडी ब्लास्ट किया। बता दें कि जवान शहीद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के राजपुर गाँव का निवासी था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केशव ने ट्वीट कर कहा कि हत्या, अपहरण सहित अनेक गंभीर अपराधों में वांछित अतीक अहमद और अशरफ के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें अतीक, अशरफ का बचाव अथवा मदद करना है तो कोर्ट में करें, बार बार पुलिस को धमकी न दे। बता दें कि 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया और कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को अतीक अहमद की गाड़ी पलटने के बारे में बता दिया होगा। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए जो स्क्रैप पॉलिसी बनाई, उसको उत्तराखंड सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इस पॉलिसी के तहत ही फिटनेस सेंटर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। दरअसल अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की थी। देश के 11 राज्यों ने भागीदारी की है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। असम के विभिन्न जनजातीय समुदाय के हजारों लोगों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति की सुरक्षा की मांग को लेकर रविवार को गुवाहाटी में जनसभा का आयोजन किया। इस सभा की मांग है कि जनजाति समाज से जो धर्मांतरित हुए हैं, उनका जनजाति की सूची से नाम हटाएं और उन्हें मिल रहे आरक्षण सहित किसी भी प्रकार के लाभ न मिले। इस जनसभा में विभिन्न जनजातियों द्वारा परंपरागत रूप से अपने इष्ट देवों की पूजा हुई। जनजातीय धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच के अध्यक्ष जलेश्वर ब्रह्म और बोगीराम बोडो द्वारा ध्वजारोहण हुआ। रैली में भाग लेने वालों ने अपने पारंपरिक परिधान पहन रखे थे और 10 से अधिक समूहों ने कार्यक्रम स्थल पर लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया। देश में घरों की मांग में मजबूती बनी हुई है और 7 प्रमुख शहरों में जनवरी से मार्च 2023 के दौरान बिक्री में 14% की वृद्धि रही है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड रॉक के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 की अवधि में 1.13 लाख इकाइयों की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष 7 शहरों में 99,550 घरों की बिक्री हुई थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड रॉक के अनुसार मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु समेत हैदराबाद में सर्वाधिक बिक्री दर्ज की गई। बीती तिमाही में कुल घरों की बिक्री में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की सबसे ज्यादा यानी 48% हिस्सेदारी रही है। एंड रॉक के अनुसार 1.5 करोड़ से ज्यादा के घरों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद बीती तिमाही में 1 दशक की सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बना है। अगले वर्ष होने वाले यूएस यूरो कप के लिए क्वालिफायर मुकाबले शुरू हो गए हैं। ग्रुप जे के मुकाबले में पुर्तगाल ने लक्समबर्ग को 6-0 से रौंद दिया। पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने 2 बेहतरीन गोल दागे। इस मैच में पुर्तगाल के कुल 5 खिलाड़ियों ने स्कोर किया। इनमें रोनाल्डो के अलावा जोआओ फ्लेक्स, बोनार्डो सिल्वा, ओटावियो और राफेल लियो शामिल हैं। वहीं पुर्तगाल का अगला मैच अब 18 जून को बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ है।
रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी में मक्कार का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है। रिलीज हुए 19 दिन बीतने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्म की कमाई हो रही है। फिल्म जहां 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो इसी बीच 19वें दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। 19वें दिन फिल्म ने भारत में 3.90 करोड़ की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के अनुसार तीसरे वीकेंड के बाद फिल्म की कुल कमाई 129.48 करोड़ नेट हो गई है, जबकि घरेलू कमाई कुल 153 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड में 195 करोड़ की कमाई हुई है।